तो गाइस आपको पता होगा कि आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का जो एग्जाम आ गया है बिल्कुल पास ही आ गया, ठीक है। और इस वीडियो में क्या कराने वाला हूँ, आपको 15 से 20 मार्क्स कम से कम आप कंफर्म करा दूंगा इस 15 से 20 मिनट की वीडियो में, ठीक है। 15-20 मिनट में लगा लो यार, आपके 20 मार्क्स कंफर्म हो रहे हैं तो वीडियो पूरी वर्थ इट होगी, ठीक है। सारे थ्योरी का चैप्टर ये वाला करा रहा हूँ, यूनिट 5, ये 15 से 20 मार्क्स कम से कम पूछी जाती है, ठीक है। पूरा थ्योरी है, ठीक है। और ऐसा भी नहीं दूंगा कि मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा ये लो पढ़ लो अपने आप से, तो आप याद भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। आपको पूरा मैं समझा दूंगा, जो आप याद भी नहीं करोगे ना आप समझ जाओगे, आप बस एग्जाम में बैठ के बस ये समझ के अपने आप से लिख दोगे, ठीक है। ऐसा समझा दूंगा, ठीक है। आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और पीडीएफ भी दे दूंगा एंड में। आपको बता रहा हूँ पीडीएफ कैसे डाउनलोड करनी है, डाउनलोड करके आप ऑफलाइन नहीं पढ़ सकते हो। कैसे सेंटर जा रहे हो, मतलब मेट्रो में चला ली वीडियो, मतलब वीडियो नहीं चलाई, वीडियो देख लिया तो आपने पीडीएफ खोल ली, पीडीएफ से देख लिया, ठीक है। आपको पीडीएफ भी दे दूंगा अब तक है। आप पहले करते हैं वीडियो स्टार्ट, ठीक है। ज़्यादा टाइम हम पे है नहीं, ठीक है। वीडियो में बताता हूँ। पहला क्वेश्चन जो है आपका सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सारे पूछे गए हैं, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के लाए हूँ, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ईजीएस्ट एक्सप्लेनेशन में लिख के लाया हूँ, ठीक है। तो आपके लिए बहुत वर्थ इट होने वाली है वीडियो। और एक भी क्वेश्चन को हल्के में मत लेना, एग्जाम में कोई सा भी दिखाई दे जाएगा आपको, ठीक है। इसी में से दिखाई देगा, और एग्जाम में सारे इंपॉर्टेंट लाया हूँ। पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ एन एनुअल रिपोर्ट एक्सप्लेन, ठीक है। अब मैं आपको उसको समझा रहा हूँ, तो आंसर वैसे लिखा हुआ आप पढ़ भी सकते हैं, और मैं बाकी वही चीज़ मैं हिंदी में समझा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। समझ लीजिए, एक एनुअल रिपोर्ट जो होती है ना, वो डिटेल डॉक्यूमेंट होता है जो कंपनी पब्लिश करती है साल में एक बार। आपको पता होगा जब साल खत्म होता है 31 मार्च को सारी कंपनी अपनी एनुअल रिपोर्ट पब्लिश करती है, तो ये एनुअल रिपोर्ट साल के एंड में पब्लिश करती है, साल में एक बार कंपनी पब्लिश करती है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर समरी होती है कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की, कंपनी क्या ऑपरेशन कर रही है, क्या काम कर रही है, उसकी एक्टिविटीज़ की जो पूरे साल उसने करी उसके बारे में इन्फॉर्मेशन होती है। और अगर इन्फॉर्मेशन हम और डिटेल में पूछे कि क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, तो आप समझ सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की इन्फॉर्मेशन होती है कि साल पूरे साल में क्या कंपनी ने प्रॉफिट एंड लॉस कमाया, ठीक है। बैलेंस शीट की पूरी इन्फॉर्मेशन होती है, कितने एसेट आए कंपनी में पूरे साल में, कितने लायबिलिटीज़ बनी कंपनी पूरे साल में, ठीक है। कैश फ्लो के बारे में बताया होता है कि कितना कैश का इनफ्लो आया, कितना कैश कमाया, कितना कैश बाहर गया, ठीक है। और मैनेजमेंट डिस्कशन के बारे में बताया जाता है, और फ्यूचर प्लान्स के बारे में बताया जाता है कि कंपनी क्या फ्यूचर प्लान्स है, वो एनुअल रिपोर्ट में बताया जाता है। और एनुअल रिपोर्ट पब्लिश किसके लिए करी जाती है, और ये हेल्प करती है किसको, ठीक है। दोनों का आंसर एक ही है, पब्लिश करी जाती है और हेल्प करती है दोनों को, शेयर होल्डर को करती है, इन्वेस्टर को करती है, और बैंक को करती है। बताता हूँ कैसे। आप समझ लीजिए, शेयर होल्डर है, इन्वेस्टर है और बैंक है, तीनों क्या कर रहे हैं, तीनों कंपनी को पैसे दे रहे हैं इनडायरेक्टली। शेयर होल्डर क्या कर रहा है, शेयर खरीद के कंपनी को पैसे दे रहा है। इन्वेस्टर क्या कर रहा है, इन्वेस्ट करने के रूप में कंपनी को पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, कंपनी के अंदर पैसा आ रहा है कंपनी पे। और बैंक क्या कर रहा है, बैंक भी भाई इन्वेस्ट करके बैंक भी कंपनी को लोन दे रहा है। एक तरह से तीनों कंपनी को लोन दे रहे हैं। आपको पता होगा कभी भी आप बैंक में लोन ले जाएंगे, आपसे सैलरी स्लिप मांगेंगे, आपसे इनकम सर्टिफिकेट मांगेंगे, ऐसी कुछ श्योरिटी मांगेंगे कि उनसे ये पता लगे उनको कि भाई आप पैसा कमाते हैं, आपके पास रिपेइंग कैपेसिटी है, मतलब आप हमारा पैसा लौटा सकते हैं। आप ये समझ लीजिए, आप बैंक में गए, आपने 5 लाख का लोन लिया, अगर उन्होंने ये चीज़ नहीं मांगी और आप कमाते 1 रुपया भी नहीं हो, भाई उनको तो लगेगा ना भाई 1 रुपया आप कमाते नहीं, 5 लाख का आप लोन ले रहे हो, उनको क्या श्योरिटी कि आप रीपे कर पाओगे हमारा लोन, वो तो बैड डेट हो जाएगा उनका, भाई पैसा वापस ही नहीं आएगा। इसीलिए कोई भी इन पैसा मांग रहा हो इन्वेस्टर से, आप बेशक कंपनी हो, कंपनी बेशक इन्वेस्टर से पैसा ले रही है, शेयर होल्डर से पैसा ले रही है या बैंक से पैसा ले रही है, हमेशा कंपनी की बैलेंस शीट इन फाइनेंशियल रिपोर्ट देखी जाती है। बैंक भी देखता है, शेयर होल्डर भी देखता है, इन्वेस्टर भी इन्वेस्ट करने से पहले देखता है कंपनी का कितना प्रॉफिट एंड लॉस है, कितनी एसेट लायबिलिटी है, कितना कैश कमा रहे हैं, कितना डिस्कशन, मतलब क्या मैनेजमेंट है, क्या फ्यूचर प्लान्स है इसके। ये सारी बेसिस को दिमाग में रख के इन्वेस्टर आपको पैसे देता है, शेयर होल्डर और बैंक आपको पैसे देता है, ठीक है। तो एनुअल रिपोर्ट आपको बता दिया मैंने, ये कुछ होता है, ठीक है। आपको याद हो जाएगा, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दिमाग में बिठा दूंगा, एग्जाम में बस आपको समझ आ जाएगा कैसे लिखना है, अपने आप से लिख दोगे, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आया था, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड है व्हाट इज़ कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट, ठीक है। और एक्सप्लेन करना तो उसमें यही है, कॉर्पोरेट गवर्नमेंट रिपोर्ट एक्सप्लेन करती है कंपनी की, कंपनी इज़ मैनेज रिस्पॉन्सिबली, कंपनी की एक्सप्लेन करती है कैसे कंपनी हमारी मैनेज हो रही है रिस्पॉन्सिबली और एथिकली। रिस्पॉन्सिबली का मतलब जिम्मेदारी से, और एथिकली मतलब अंडर द रूल, कैसे हमारी कंपनी वो मैनेज कर, मतलब कंपनी रन कर रही है हमारी, ये बताती है कंपनी के बारे में कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट। इसके अंदर यही होता है कि भाई ये बताया जाता है कि हमारे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उनका क्या रोल है कंपनी में। आपको पता होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेजमेंट का काम करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का क्या रोल है कंपनी में, कैसा डिसीजन उनके द्वारा लिए गए हैं ये बताती है। और ये भी बताती है कि कंपनी ने क्या क्या रूल्स फॉलो करे हैं, कौन से रूल्स को फॉलो करा है कंपनी ने, ठीक है। कंपनी एक्ट के कौन से रूल फॉलो करे हैं ये बताया होता है उसमें। और ये भी रिपोर्ट भाई उनके लिए होती है, भाई आपको ट्रांसपेरेंसी करने के लिए। ट्रांसपेरेंसी आपको पता होगा, अगर आपको सारी कंपनी बताएगी कि भाई हमारी कंपनी में ऐसे मैनेजमेंट हो रही है, ऐसे हम पैसा कमा पा रहे हैं, ऐसे हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उनका ये काम है, अगर सबको पता, ट्रांसपेरेंसी क्रिएट हुई ना। ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये है ना, जो कंपनी के अंदर है वो सारा बाहर के लोगों को पता है, तो ट्रांसपेरेंसी क्रिएट होगी आपस में दोनों की, ठीक है, कि हमारे आपस के बारे में सब कुछ पता है आपस में एक दूसरे को,
ठीक है। अकाउंटेबिलिटी का वही होता है जिम्मेदारी, मतलब अपनी जिम्मेदारी बताइए लोगों को क्या क्या हमारी अकाउंटेबिलिटी है, हम क्या क्या काम करते हैं, अकाउंटेबिलिटी का मतलब बता दिया है। और वही बात है भाई शेयर होल्डर को, इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि उनको भाई पता लगता है कंपनी के अंदर भाई क्या क्या काम हो रहा है, ताकि उनको हेल्प हो सके इन्वेस्ट करने में। क्योंकि इन्वेस्टर भाई देखेगा ना कंपनी में काम कौन कर रहा है, कैसे काम हो रहा है, कितने अच्छे डायरेक्टर है, कितने डायरेक्टर हैं, सब देख के तो भाई इन्वेस्ट करेगा। इन्वेस्टर ऐसे थोड़ी इन्वेस्ट कर देगा, कंपनी का पूरी देखेगा भाई कैसे कंपनी में रन हो रहा है, सारा सामान सारा काम कैसे रन हो रहा है, जो भी आपको पैसे देता है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट, एक्सप्लेन। सेक्रेटरी ऑडिट रिपोर्ट जो होती है वो प्रिपेयर करी जाती है क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी, एक कंपनी के अंदर क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी होता है, क्वालिफाइड होता है वो, उसके द्वारा ये बनाई जाती है। ठीक है। ये क्या करती है, इट चेक्स इफ द कंपनी इज फॉलोइंग द लीगल एंड रेगुलेशन प्रॉपर्टी। ये वही है वो कंपनी का जो होता है क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी। ठीक है। और यही चेक करता है कंपनी के अंदर कि कंपनी क्या लीगल प्रोसीजर है, जो लीगल रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको प्रॉपरली फॉलो कर रही है नहीं कर रही। जैसे आपको पता हो कंपनी एक्ट, कंपनी वो एक्ट होता है, कंपनी एक्ट होता है, उसको फॉलो कर रही है नहीं कर रही। सिक्योरिटीज़ लॉ है, सिक्योरिटीज़ लॉ मतलब सारे लॉ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर रही है नहीं कर रही, ये सेक्रेटरी ऑडिट रिपोर्ट में बताया जाता है। ठीक है। और बनाता कौन है उसको, क्वालिफाइड कंपनी का सेक्रेटरी होता है, वो बनाता है इस रिपोर्ट को। द रिपोर्ट कंफर्म दैट द कंपनीज रिकॉर्ड प्रोसेस कंप्लाई विद द लॉ हेल्पिंग द मेंटेनिंग गुड गवर्नेंस। वही बात है कि ये हेल्प करती है रिपोर्ट ये बताने में कि कंपनी के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, जितनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, सारी एक लॉ के हिसाब से बनाई गई। क्योंकि आपको पता होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का भी एक लॉ होता है कि क्या क्या आपको बैलेंस शीट में दिखाना पड़ेगा, क्या क्या नहीं दिखाना होता है, ज़रूरत नहीं है, कैसे बनाना होता है, कैसे कैलकुलेट करना होता है, ये सारा लॉ में लिखा होता है। ठीक है। कंपनी एक्ट में तो ये चेक करता है वो, और ये रिपोर्ट बताता है कि कंपनी क्या हमारे ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है फॉलो कर रही है नहीं कर रही। कंपनी रिकॉर्ड बना, कंपनी के जो रिकॉर्ड्स है फाइनेंशियल स्टेटमेंट है बनाते टाइम रिकॉर्ड कर रही है नहीं कर रही फॉलो, और रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर रही है नहीं कर रही, ये बताता है। ठीक है। वही बात है कि भाई यही किस में हेल्प करती है, ये चीज़ किस में हेल्प करेगी, आपको पता है रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करेगी। अगर कोई चीज़ बता रहे गवर्नमेंट को हेल्प करेगी ना, क्योंकि अगर आप रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करते तो गवर्नमेंट एक्शन लेती है। ठीक है। तो गवर्नमेंट को हेल्प करती है ये बताने में कि भाई कंपनी क्या हमारे जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं उसको फॉलो कर रही है नहीं कर रही, तो गवर्नमेंट को हेल्प हो जाती है ये जानने में एक कंपनी भाई लीगल काम कर रही है नहीं कर रही, कहीं गलत कर रही है बता देगा रूल्स एंड रिपोर्ट में भाई कंपनी कुछ इलीगल काम है, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं कर रही, तो गवर्नमेंट डायरेक्टली उस पर वो ले सकती है, एक्शन ले सकती है। फोर्थ क्वेश्चन आता है आपका, व्हाट इज डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, एक्सप्लेन। डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट में यही लिखा होता है भाई, डिक्लेरेशन दी हुई होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा, जो आपको पता है मैंने बताया था वो मैनेजमेंट का काम करते हैं, मैनेजमेंट का। ठीक है। एनुअल रिपोर्ट में बताया गया होता है कि इट्स स्टेट दैट डायरेक्टर हैव प्रिपेयर्ड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें यही बात तो भाई डिक्लेरेशन होता है एक तरह से, डिक्लेरेशन आप समझ रहे हैं ना, अपनी तरफ से डिक्लेयर करते हैं कि भाई हमने जो भी, क्योंकि डायरेक्टर्स बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, तो डिक्लेयर करते हैं अपनी तरफ से कि हमने जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है वो ऑनेस्टली बनाई है, और जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, सबको ध्यान में रख के हमारी जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई गई है हमारे द्वारा। एक तरह से डिक्लेरेशन होता है डायरेक्टर्स के हिसाब से, डायरेक्टर के द्वारा दिया जाता है। आंसर पे आप क्वेश्चन में आप समझ ही गए होंगे पढ़ के, डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी का स्टेटमेंट, डायरेक्टर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी स्टेटमेंट है। डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, मैनेजमेंट करना, और दूसरा क्या होती है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, और ये डिक्लेयर करना कि हमने जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये बनाई है ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करती है, सारा हमारे लीगल फॉर्मेलिटीज़ को फॉलो करती है। और ये भी भाई ये भी किस में हेल्प करती है आपको पता होगा, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करिए, किसको हेल्प करेगी भाई, ये एक ट्रांसपेरेंसी लोगों के बीच में बनाने के लिए, ताकि लोगों को पता रहे भाई कंपनी में सब कुछ काम लीगल वे में हो रहा है, ये ट्रांसपेरेंसी क्रिएट हो गई, अकाउंटेबिलिटी, और भाई हेल्प करता है शेयर होल्डर्स को उसको पता करने में कंपनी के अंदर क्या हो रहा है। ठीक है। फिफ्थ आंसर है आपका, फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट इज बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिपोर्ट, एक्सप्लेन। ठीक है। इसका आंसर है बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट डिस्क्राइब्स हाउ अ कंपनी मैनेजेस इट्स सोशल एंड एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है कुछ, आपको पता होगा एक 3 रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। ठीक है। 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। तो ये रिपोर्ट ये डिस्क्राइब करती है कि कैसे कंपनी हमारी जो है वो सोशल इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फॉलो कर रही है। ठीक है। पॉलिसी सिस्टम, हाँ वही बात है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे फॉलो करें उसके बारे में पता होगा। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है समाज सेवा में कैसे कंपनी मतलब समाज सेवा के मैं कह रहा हूँ मैं, मतलब सोशल में ये आता है कि कंपनी कैसे लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रही है, कैसे हमारी कंपनी बैकवर्ड एरियाज़ जो कि वो होता है ज़्यादा, जहाँ ऐसी जगह होती है जहाँ पर ज़्यादा कंपनी इस्टेब्लिश नहीं होती, वहाँ कंपनी इस्टेब्लिश कर रही है ताकि वहाँ का एरिया डेवलप हो पाए, ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, कंट्री की इकोनॉमिक बढ़ाना, सारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी की ये होती है कि कंपनी का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी फुलफिल करना कि हम जो काम कर रहे हैं उससे एनवायरमेंटल को कोई हार्म ना हो, उल्टा एनवायरमेंट को फ़ायदा ही हो। जैसे कंपनी कर रही है तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी की होती है, काम कर रही है तो हमारी फैक्ट्री से धुआं ना निकले, हम गंदा जो भी पानी पोल्यूटेड वाटर होता है उसको सीधा रिवर में डिस्चार्ज ना करें, वाटर पोल्यूट ना करें, एयर पोल्यूशन ना करें, कम से कम करें। ठीक है। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बताया होता है बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट में, समझ गए होंगे आप।
अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ बिजनेस सेगमेंट एंड ज्योग्राफिकल सेगमेंट। ठीक है, दोनों की डिफाइन देनी है। डिफाइन में पहला आता है बिजनेस सेगमेंट, उसके बारे में लिखा इज अ पार्ट ऑफ कंपनी दैट डील्स विद अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट और सर्विसेज। बिजनेस सेगमेंट ये बिजनेस का एक सेगमेंट होता है, ठीक है, एक कंपनी का जो डील करता है स्पेसिफिक प्रोडक्ट और सर्विसेज। आपको पता होगा कंपनी के अंदर काफ़ी सारे सेगमेंट होते हैं, कई कंपनी का, क्योंकि कंपनी काफ़ी सारे प्रोडक्ट बेचती है। ये तो है ही नहीं भाई, एक चाय पत्ती कंपनी चाय पत्ती बेचेगी टाटा, ठीक है, टाटा का और भी बहुत बिजनेस है, चाय पत्ती बेचती है, बहुत चीज़ें और बेचती है, कॉफ़ी बेचती है, सब कुछ आपको पता होगा, काफ़ी सारी चीज़ें बेचती हैं। तो हर बिजनेस का ना हर एक सेगमेंट बनाया जाता है। टाटा का कॉफ़ी है उसका अलग सेगमेंट है, टाटा का वो कुछ कॉफ़ी है या कोई भी लगा ले, टाटा का नमक है उसका अलग सेगमेंट है, ऐसा आपको पता होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल में लिखा भी हुआ एक कंपनी माइट हैव ए सेपरेट सेगमेंट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्रोसरी, और ये आपको पता है, मैंने ये बात बताई, कंपनी के अंदर काफ़ी सारे अलग अलग सेपरेट सेगमेंट होते हैं। या इलेक्ट्रॉनिक्स का अलग सेगमेंट है, क्लोथिंग का काम भी करती है कंपनी तो उसका अलग सेपरेट सेगमेंट बना दिया, ठीक है। ग्रोसरीज का काम करते हैं, ग्रोसरीज का अलग सेगमेंट बना दिया, सबका अलग सेगमेंट होता है, ठीक है। तो इसमें यही बताया जाता है कंपनी को इट हेल्प्स द कंपनी इन्वेस्टर टू सी हाउ प्रोडक्ट इज ब्लाइमिंग परफॉर्मिंग, ठीक है। इसमें यही होता है सिंपली अलग अलग सेगमेंट का बना के ना एक यही फ़ायदा होता है कि इन्वेस्टर्स को, बैंक को और शेयर होल्डर्स को यही फ़ायदा होता है पता करने में कि कौन सा सेगमेंट कंपनियां कैसा परफॉर्म कर रहा है। क्योंकि आपको जैसे इन्वेस्ट कर रहा है कोई आपकी कंपनी में तो उसको पता होना चाहिए कि आप इलेक्ट्रॉनिक का सामान जो बेच रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक पे आपको कितना प्रॉफिट, इलेक्ट्रॉनिक का सामान बेच के आपका कितना प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है, कितना आपका बैलेंस शीट में एसेट क्रिएट हो रही है, कितना आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो आपको पता होना चाहिए। अगर उसको जानना है कि आप क्लोथिंग में बेचते हैं तो क्लोथिंग के बारे में आपका अलग सेगमेंट है, वो बताएगा सिर्फ आपकी क्लोथिंग के बारे में कि आपके क्लोथिंग में आप सामान बेचते हैं उससे आपका क्या फ़ायदा नुकसान हो रहा है, कितनी एसेट और लायबिलिटीज़ क्रिएट हो रही है उसके काम से, ठीक है। ग्रोसरीज बेचते हैं आप तो ग्रोसरीज में कितना आप ग्रोसरी बेच के प्रॉफिट एंड लॉस कमा रहे हैं, तो मतलब सबका अलग सेगमेंट बना दिया गया होता है, ठीक है। अगर एक इन्वेस्टर को जानना है ना आपका इलेक्ट्रॉनिक कितना क्या क्या चल रहा है आपका, तो आपके इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट का सारी फाइनेंशियल रिपोर्ट देख लेगा, उससे पता लगेगा भाई इलेक्ट्रॉनिक में ऐसा परफॉर्म कर रही है कंपनी, ठीक है। आप क्लोथिंग का जानना है तो क्लोथिंग का देख लेगा सेगमेंट। तो बिजनेस के अंदर ना वही बात है इसमें लिखी हुई है, बिजनेस के अंदर एक ही कंपनी के अंदर काफ़ी सारे सेगमेंट होते हैं, अलग अलग सेगमेंट, ठीक है। क्योंकि बिजनेस का एक कंपनी क्या होती है, अलग अलग चीज़ों में घुसी हुई होती है, अलग अलग चीज़ों का बिजनेस करती है एक ही कंपनी, ठीक है। जैसे टाटा का एग्जांपल मैंने दिया, ये तो हर सेगमेंट का वो अलग रिपोर्ट बनाती है ताकि इन्वेस्टर को और शेयर होल्डर को हेल्प हो ये जानने में कि अलग अलग सेगमेंट कैसे परफॉर्म करेगा। क्योंकि अगर तीनों सेगमेंट एक ही के अंदर कर दिए, अगर लगा लीजिए कॉफ़ी बेच रही है, क्लोथ भी बेच रही है, ग्रोसरी भी बेच रही है, तीनों को अगर एक ही के अंदर कर दिया कंपनी ने, ठीक है, और एक इकट्ठा अगर प्रॉफिट एंड लॉस निकाल दिया तो भाई शेयर होल्डर को कैसे पता चलेगा, इन्वेस्टर को कैसे पता चलेगा कि आप जो कॉफ़ी बेच रहे हैं उससे इतना प्रॉफिट आ रहा है, लॉस आ रहा है, ठीक है। उसको कैसे पता लगेगा कि आप क्लोथ बेच रहे हैं उससे क्या प्रॉफिट एंड लॉस आ रहा है। आपने तो ओवरऑल लिख दिया, क्या पता कॉफ़ी और क्लोथिंग से आपका लॉस आ रहा हो और आप प्रॉफिट कमा रहे हो सिर्फ ग्रोसरी से। तो आपको ये मैनिपुलेट ना करें, इसलिए अलग अलग सेगमेंट बनाए होते हैं कंपनी, समझ गए होंगे आप। ज्योग्राफिकल सेगमेंट क्या होता है, ज्योग्राफिकल सेगमेंट बिजनेस सेगमेंट था, बिजनेस के अंदर का सेगमेट होता है कि आप अलग अलग प्रोडक्ट एंड सर्विस बना रहे हो तो सबका अलग अलग सेगमेंट बना दोगे। ज्योग्राफिकल सेगमेंट वो होता है जो एक डिवाइड करते हैं ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से। आपको पता होगा कि ज्योग्राफिकल एरिया कैसे होता है, जैसे आप लगा टाटा की एक कंपनी है, टाटा का एक आपका महाराष्ट्र में स्टैब्लिश्ड है, लगा लीजिए एक ब्रांच उसके दिल्ली में स्टैब्लिश है, एक अलग जगह पे गुजरात में है, हिमाचल में, अलग अलग जगह पे लगा लीजिए टाटा के अलग अलग ब्रांचेज स्टैब्लिश्ड हैं, ठीक है। तो बस ज्योग्राफिकल स्टेटमेंट ये बनाती है कि हमारी कौन सी ऑपरेशन कर रही है, जो भी कंपनी काम कर रही है, कौन सी ब्रांच कितना क्या काम कर रही है, कितना उसका लोकेशन में अलग का क्या प्रॉफिट एंड लॉस है। आप लगा लीजिए इसमें तो एग्जांपल दिया हुआ वर्ल्ड लेवल पे दिया हुआ है कि एशिया, यूरोप, अमेरिका, पर मैं कंट्री के विदिन का एग्जांपल दे रहा हूँ। ज्योग्राफिकल सेगमेंट ये होता है जैसे एक कंट्री के अंदर ही या कंट्री के बाहर भी अलग अलग जगह इस्टेब्लिश है कंपनी, एक गुजरात में है, एक अहमदाबाद में है, मतलब एक गुजरात में है, एक मुंबई में है, एक दिल्ली में, एक कोलकाता में, अलग अलग है। तो ज्योग्राफिकल सेगमेंट ये बताता है कि दिल्ली वाली ब्रांच है वो कितना प्रॉफिट एंड लॉस कमा रही है, कितना उसका बैलेंस शीट क्या है। मुंबई वाली ब्रांच है महाराष्ट्र की, उसका भाई कितना प्रॉफिट एंड लॉस वो ब्रांच कमा रही है। तो सबका सारी ब्रांच का अलग अलग सेगमेंट बना दिया होता है। वहाँ पे क्या था, बिजनेस सेगमेंट में अलग अलग सामान का सेगमेंट बनाया था। कंपनी एक ही थी, कंपनी के अंदर अलग अलग सामान बेच रही थी, सब सामान का अलग सेगमेंट बना दिया था एक कैटेगरी के अंदर, कि ग्रोसरी का इतना है, क्लोथिंग का इतना है। और ज्योग्राफिकल सेगमेंट में ये होता है एक कंपनी को ही अलग कर देते हैं, ब्रांच अलग अलग ब्रांचेस का अलग अलग सेगमेंट बना देते हैं, मतलब सबका अलग जानने का, ताकि एक इन्वेस्टर या शेयर होल्डर को पता लगा सके भाई दिल्ली की ब्रांच आपका कितना पैसा प्रॉफिट एंड लॉस कमा रही है, कितना क्या कर रही है। आपकी कोलकाता की ब्रांच है वो कितना प्रॉफिट एंड लॉस कमा रही है, समझ होंगे आप मेरी बात, ठीक है। वट आर सेगमेंट रेवेन्यू एंड सेगमेंट एक्सपेंसेस। सेगमेंट का आपको मैंने बताया दिया है। सेगमेंट रेवेन्यू सेगमेंट एक्सपेंस क्या होता है, सेगमेंट रेवेन्यू इज द इनकम अर्न्ड बाय पर्टिकुलर पार्ट ऑफ अ बिजनेस। वही बात है, एक सेगमेंट ने कितना रेवेन्यू कमाया सेगमेंट रेवेन्यू होता है, एक पर्टिकुलर सेगमेंट कितना एक्सपेंस करा वो आपका सेगमेंट एक्सपेंस होता है। आपको पता है, आपको मैंने बताया अलग अलग सेगमेंट होते हैं कंपनी के अंदर, ठीक है। तो ये सेगमेंट रेवेन्यू वही होता है कि एक सेगमेंट जो है आपकी कंपनी का क्लोथिंग का, या कह लीजिए एक आपकी ब्रांच है जो वो कितना आपका रेवेन्यू कमा रही है, उसका सेगमेंट रेवेन्यू कहते हैं, ठीक है। और सेगमेंट एक्सपेंस रिपोर्ट होती है वो इसलिए बनाई जाती है पता करने के लिए कि आपका एक पर्टिकुलर जो सेगमेंट है क्लोथिंग का कह लो या कोई ब्रांच कह लो वो कितना एक्सपेंस कर रही है, कितने उसे खर्चे है, ठीक है, समझ गए होंगे आप।
अगला क्वेश्चन है व्हाट इज सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग ये होती है इज व्हेन अ कंपनी पब्लिकली शेयर्स इन्फॉर्मेशन अबाउट इम्पैक्ट ऑफ एनवायरनमेंट सोशल इकोनॉमिक। ये रिपोर्ट होती है जो पब्लिकली शेयर करती है इन्फॉर्मेशन कि कैसे इन्फॉर्मेशन अबाउट ये शेयर करती है कैसे हमारा बिजनेस जो है इम्पैक्ट कर रहा है। इम्पैक्ट मतलब एक हमारे बिजनेस का क्या इम्पैक्ट है इन्वायरमेंट के ऊपर, सोसाइटी के अंदर, इकोनॉमी के अंदर। आपको पता होगा अब कंपनी एक्स्टैब्लिश हो रही है तो तीन उसके मतलब आपसे बताया हुआ है सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग में बताया हुआ होता है कैसे हमारी कंपनी इम्पैक्ट कर रही है, कैसे हमारी कंपनी का क्या इम्पैक्ट आ रहा है इन्वायरमेंट के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर। आपको पता होगा इन्वायरमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है कंपनी का। इन्वायरमेंट में अगर कंपनी है, इन्वायरमेंट के ऊपर ऐसा इम्पैक्ट आ सकता है कि कंपनी के अंदर भाई धुआं निकल रहा है, पोल्यूशन निकल रहा है, तो इन्वायरमेंट को हार्म कर रही है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट के अंदर आता है। ठीक है, वैसे ये चीज़ें कंपनी बताती नहीं है पर इन्वायरमेंट के अंदर आता है। ठीक है, कैसे कंपनी पानी पोल्यूट कर रही है वो आता है। ठीक है, और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट के अंदर ये भी डालते हैं कैसे हम पेड़ लगा रहे हैं, हमारे आसपास का एरिया ग्रीन कर रहे हैं, पेड़ वेड़ लगा के सारे इन्वायरमेंट को सेव कर रहे हैं। तो ये सारी इन्वायरमेंटल रिपोर्टिंग के अंदर, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग के अंदर बताया जाता है कि इन्वायरमेंटल को कैसे हम इम्पैक्ट कर रहे हैं, क्या हमारा इन्वायरमेंट के ऊपर इम्पैक्ट है, क्या हम उसको बढ़ा रहे हैं, क्या अपना मतलब यही बात है अच्छा बताने के लिए बताती है कंपनी कैसे हम इन्वायरमेंट को अच्छा बना रहे हैं। ठीक है, सोसाइटी की रिपोर्ट, सोसाइटी का सेगमेंट इसमें ये बताया जाता है जैसे कि सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग में ये बताया जाता है कंपनी की सोसाइटी के ऊपर क्या इफेक्ट है, कैसे सोसाइटी को वो हेल्प कर रही है। एम्प्लॉयमेंट देगी सोसाइटी को हेल्प होएगी। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट दी सोसाइटी में अच्छा होगा। सोसाइटी में ये भी हेल्प कर सकती है कि एक पिछड़ा हुआ एरिया है, बैकवर्ड एरिया है, जहाँ पर जैसे लगा लीजिए बिल्कुल कंपनीज नहीं है, बिल्कुल बैकवर्ड एरिया है, वहाँ पर सिर्फ गरीब लोग ही रहते हैं ज़्यादातर। ठीक है, बिल्कुल बैकवर्ड एरिया है, वहाँ पर कंपनी दिखाती है कि देखो हमने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या अपनी पूरी करी, जो हमारे सोसाइटी पर हमारा क्या इम्पैक्ट है कि हमने वहाँ पर एक कंपनी स्टैब्लिश करी जहाँ पर कोई भी लोग नहीं थे, कोई भी मतलब ज़्यादा लोग थे, गरीब थे, वहाँ कोई भी कंपनी स्टैब्लिश नहीं थी, तो हमने वहाँ कंपनी अपनी स्टैब्लिश करी ताकि वो एरिया डेवलप हो सके। आपको पता है एक एरिया जहाँ पे कोई भी कंपनी, कोई भी वो ब्रांच नहीं है, वहाँ पे आप कंपनी लगाओगे, तो आसपास का एरिया डेवलप होगा ना भाई। आप कंपनी लगाओगे, आपका सामान भी आएगा, आपका सामान आएगा जाएगा, रॉ मटेरियल आएगा, जो आप सामान बनाओगे वो बाहर जाएगा, उसके लिए क्या ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, आप लोकल को हायर करोगे ना, कहीं लोकल को हायर करोगे वहाँ के कि भाई हमारी कंपनी में आ जाओ, हमारी कंपनी का ट्रांसपोर्ट का संभालो। वहाँ के आप रोड को डेवलप कराने में वो एम डालोगे क्योंकि आपको पता है आपको भाई ट्रांसपोर्ट के लिए रोड चाहिए अच्छे खासे। तो सोसाइटी पे क्या इफेक्ट आपको ये बताया जाता है। इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट है वो तो आपको पता ही होता है, कंपनी के इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट है। कंपनी इकोनॉमी पे इफेक्ट डालती है, कंपनी इकोनॉमी बढ़ाती है, जीडीपी पे कंट्रीब्यूट करती है, कंपनी को एक ग्लोबल लेवल पर रिप्रेजेंट करती है कि भाई हमारी कंपनी इतने करोड़ की है, हमारी इंडिया में स्टैब्लिश है, तो हमारी इंडियन इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करते हैं। आप तो आपको पता ही होगा, बाकी अपने आप ही लिख सकते हैं। ठीक है, आप अपने आप बना के लिख सकते हैं जो होता है। सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग में ये होता है 3 चीज़ों के बारे में इम्पैक्ट बताया जाता है कि कंपनी कैसे इन 3 चीज़ों पर क्या इम्पैक्ट है कंपनी का, इन्वायरमेंटल, सोशल एंड इकोनॉमिकल। ठीक है, तीनों। अब ट्रिपल बॉटम लाइन रिपोर्टिंग। ठीक है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर का, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या पता है, इज अ मेथड वेयर कंपनी रिपोर्ट द परफॉर्मेंस इन 3 इंपॉर्टेंट एरियाज। ये ट्रिपल बॉटम लाइन रिपोर्टिंग एक मेथड है जिसको यूज़ करके कंपनी अपनी परफॉर्मेंस बताती है 3 इंपॉर्टेंट एरियाज में। 3 इंपॉर्टेंट एरिया कौन से हैं? फाइनेंशियल प्रॉफिट, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इन्वायरमेंटल केयर। वही ऊपर वाली बात है भाई, बस उसको अलग क्वेश्चन बनाया गया, अलग इसको नाम दिया हुआ है ट्रिपल बॉटम लाइन। ठीक है, इसमें भी पता है कंपनी यही बताती है अपनी ये कंपनी मेथड, ये ट्रिपल बॉटम लाइन रिपोर्टिंग एक मेथड है जिसकी हेल्प से कंपनी रिपोर्ट करती है, बताती है कि उनकी कैसी परफॉर्मेंस है इन 3 इंपॉर्टेंट एरियाज़ में। कौन से 3 इंपॉर्टेंट एरिया? फाइनेंशियल प्रॉफिट, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एनवायरमेंटल केयर। आपको पता होगा ये कंपनी का सिर्फ मेन मोटिव ये नहीं होता, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, मेन मोटिव सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं होता कंपनी का। ठीक है, उसका काम होता है कि वो सपोर्ट भी करें पीपल को, उनको सोशल इम्पैक्ट भी थोड़ा डालें जो पीपल को सपोर्ट हो सके, सोसाइटी को सपोर्ट कर सकें। ठीक है, उनका काम ये भी होता है कि प्लेनेट को सपोर्ट कर सके, जो अर्थ है हमारा उसको सपोर्ट कर सके। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी होता है कि पेड़ लगाएं और अर्थ को हार्म ना करें। ठीक है, उनका ये भी प्रॉफिट होता है। और तीसरा तो आपको पता ही क्या होता है, फाइनेंशियल प्रॉफिट। तो उनका मेन मोटिव है ही पैसा कमाना, प्रॉफिट कमाना, ये तो उनका मोटिव है ही। पर उनका मोटिव ये भी होना चाहिए कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी है भाई, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देनी है, लोगों के लिए कुछ अच्छा करना है। ठीक है, ये भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। और ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हम इन्वायरमेंटल को इम्पैक्ट क्या कर रहे हैं, इन्वायरमेंट की हम अच्छा कुछ कर रहे हैं इन्वायरमेंट के लिए। तो ये ट्रिपल बॉटम लाइन के अंदर 3 बातें बताई जाती हैं। 3 बातें ये लिखी हुई, 3 बातों के बारे में ज़्यादा फोकस डाला हुआ होता है, आप पढ़ सकते हैं, बाकी मैंने बता दिया। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, इसका मैं बताऊँ ना भाई, इसकी फुल फॉर्म भी याद कर लेना। कई बार एग्जाम में क्या लिखा था, व्हाट इज़ CSR लिख दे सिर्फ।
ठीक है। अब आपको बस CSR अगर आपने पढ़ा ही नहीं है और आपको फुल फॉर्म उसकी पता ही नहीं है, फुल फॉर्म आपने सिर्फ पढ़ा ही नहीं है मतलब ऐसा कुछ, तो आपको समझ नहीं आएगा CSR क्या है। अगर आपका ऐसा लिखा आ जाए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप एक झटके में समझ जाएंगे अच्छा ये होगा इसका आंसर। पर अगर उसी को शॉर्ट फॉर्म में लीजिए CSR, आप एक दिन के लिए चौंक जाएंगे, आप समझेंगे तो मैंने पढ़ा ही नहीं कहाँ से आ गया। तो भाई इसके दोनों याद कर लें, दोनों ये पूछ जाती हैं कभी शॉर्ट फॉर्म लिखा आती है, कभी फुल फॉर्म लिखा आती है, ठीक है। अब इसके अंदर होता क्या है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट एक्सप्लेन करती है कैसे कंपनी कंट्रीब्यूट कर रही है सोसाइटी को बियॉन्ड द मेकिंग प्रॉफिट, क्योंकि सबको पता है कंपनी का बेसिक मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना। तो बस कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, नाम से समझ लो यार, इसके क्वेश्चन से समझ लो, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात होगी तो उसमें ये बताया जाता है कैसे कंपनी बियॉन्ड मेकिंग प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट कमाने से आगे जाके कैसे हमारी सोसाइटी को सोशली हेल्प कर रही है। इट इंक्लूडेड मतलब एक्टिविटीज़ क्या क्या होती है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर, जो मैंने बताया। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है आपकी, एक्टिविटीज़ लाइक डोनेशन देना चैरिटी को, वो भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आता है। भाई सोसाइटी को आप हेल्प कर रहे हो चैरिटी में पैसा देके, ठीक है। एजुकेशन इंप्रूव कर दी, जैसे काफ़ी सारी कंपनी होती है वो इनिशिएट लेती हैं, भाई हम एजुकेशन को फंड देंगे, एजुकेशन जो आपके स्कूल से उनको फंड देंगे, हम स्कूल इस्टेब्लिश करेंगे, बच्चों को एजुकेशन देंगे। ये भी कंपनी की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो काफ़ी सारी कंपनी फॉलो करती है, ये अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करती है। प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंटल लिविंग का आपकी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है कि आपको प्रोटेक्ट करना है एनवायरमेंटल को, एथिकल बनाना है हमारे बिजनेस को, कि आप लीगल काम करें सोसाइटी में रह के, ठीक है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप समझते हैं समाज सेवा का काम है, लगा लीजिए एक जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सोसाइटी के ऊपर आपकी क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके बारे में बताया हुआ है कि डोनेशन करना होता है, ये भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी की। एजुकेशन कंट्री इंप्रूव करना, उसमें हेल्प करना, ये भी वो है। एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना ये भी है, और ये भी करना कि कंपनी हमारी जो है एथिकल बनी रहे, लॉ के अंडर ही काम करे, और ताकि हमारी कंपनी रूल्स एंड रेगुलेशन पूरे फॉलो करे। ये हमारी एक कंपनी की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। और यही शो करती है, आपका आगे भी ये लिखा है, यही शो करती है कि कंपनी कैसे वो कम्युनिटी केयर करती है, हमारे बिजनेस को ऑपरेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी करती है, और ट्रस्ट बनाती है लोगों के बीच में, और कैसे हमारी कंपनी की चीज़ें सारी बताई हैं, इसको कैसे प्रमोट करती है, कैसे फॉलो करती है, ये चीज़ में बताया हुआ है, ठीक है। आप बाकी पढ़ भी सकते हैं, मैंने समझा दिया। What is meant by annual report? Who uses and publishes this report? देखिए रिपीट हुआ है क्वेश्चन। एनुअल रिपोर्ट तो ऊपर मैंने आपको बता दिया, एनुअल रिपोर्ट क्या होता है, साल के एंड में कंपनी पब्लिश करती है, बैलेंस शीट वगैरह सब इसमें होती है। इसको यूज़ कौन करता है ये भी मैंने ऊपर बता दिया, क्वेश्चन रिपीट हुआ है। यूज़ कौन करता है इसको, पब्लिश कौन करती है, पब्लिश करती कंपनी। कंपनी तो अपनी एनुअल रिपोर्ट डालेगी, पब्लिश करेगी, और इसको यूज़ कौन करेगा आपको पता है। एनुअल रिपोर्ट देख के ही बैंक लोन देता है, इन्वेस्टर पैसा इन्वेस्ट करता है, शेयर होल्डर शेयर खरीदता है, ठीक है। तीनों आपको कंपनी को पैसा ही दे रहे हैं, ठीक है। तो एनुअल रिपोर्ट यूज़ करते हैं शेयर होल्डर, इन्वेस्टर्स और आपके बैंक, और आप पब्लिश कौन करती है कंपनी। उसके बारे में लिखा है क्वेश्चन, आपको ऊपर पढ़ा दिया मैंने। नोट्स टू अकाउंट क्या होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, देखो ये क्वेश्चन ना आपको मैं ऐसे नहीं बताऊंगा क्योंकि इसमें पढ़ सकते हो, वैसे काफ़ी इसी भाषा में लिखा हुआ है, पर हम नोट्स टू अकाउंट आपको एक सिंपल बता देता हूँ। नोट्स टू अकाउंट होता है एक डिटेल प्रोवाइड करना एक चीज़ के बारे में। आपको पता होगा बैलेंस शीट में काफ़ी सारी चीज़ होती हैं, जैसे बैलेंस शीट के अंदर आपकी करंट लायबिलिटी आ गई, करंट लायबिलिटी का आगे लिख दिया कंपनी ने बैलेंस शीट बनाते टाइम कि करंट लायबिलिटी हमारे पास 5 लाख की है। अगर भाई किसी को डिटेल जाननी है उसके बारे में, इन्वेस्टर है उसको पैसा इन्वेस्ट करना है, तो वो डिटेल मांगेगा ना कंपनी की, पूरी डिटेल दो भाई मुझे क्या कहाँ से पैसा कमाए। करंट लायबिलिटी में क्या क्या है आपके पास, एक करंट लायबिलिटी थोड़ी होती है। करंट लायबिलिटी के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं कि आपके पास करंट लायबिलिटी है भाई, क्रेडिटर्स हैं और भी चीज़ें हैं, अदर करंट लायबिलिटी हैं। जो भी आपकी लायबिलिटी उसको डिफाइन तो करो, क्या क्या करंट लायबिलिटी आपके पास। ये थोड़ी है आपने लिखा करंट लायबिलिटी और लिख दिया 5 लाख उसके आगे। तो ये नोट्स टू अकाउंट इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि एक पर्टिकुलर चीज़ को डिफाइन कर सके कि अमाउंट कहाँ से आई। करंट लायबिलिटी 5 लाख लिखा है तो नोट्स टू अकाउंट में क्या हुआ, नोट बना देंगे एक करंट लायबिलिटी का, उसमें बता देंगे 5 लाख कैसे बनाइए। उसमें 3 लाख के क्रेडिटर हैं, 2 लाख के हमारे और हमारी लायबिलिटी हैं। तो ऐसे एक्सप्लेन करने के लिए नोट्स टू अकाउंट बनाए जाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपको पता होगा, आपने 12th में पढ़ा है, तो आपको यही लिखा हुआ है यहाँ पर भी कि ये बनाए नोट्स टू अकाउंट जो होते हैं आर एडिशनल एक्सप्लेनेशन एंड डिटेल्स प्रोवाइडेड अलॉन्ग विद द मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी। बाकी आप पढ़ सकते हैं, बाकी मैंने बता दिया है कि नोट्स टू अकाउंट इसलिए बनाया जाता है ताकि बैलेंस शीट में एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाए कि ये अमाउंट पूरी कैसे कैलकुलेट हुई। जैसे कि यहाँ पे करंट लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी अपना कुछ कोई चीज़ नहीं होती, उसके अंदर चीज़ें होती हैं। करंट लायबिलिटी के अंदर क्रेडिटर वगैरह भी आते हैं, तो वहाँ पर लिख दी कंपनी करंट लायबिलिटी 5 लाख की है, तो कंपनी पूरे नोट्स टू अकाउंट बनाएगी और लिखेगी कॉर्पोरेट वो करंट लायबिलिटी है उसका नोट्स टू अकाउंट बनाएगी, उसमें लिखेगी करंट लायबिलिटी 5 लाख की कैसे बनी, कितने हमारे उसमें क्रेडिटर हैं, कितना हमने लोन लिया हुआ है, कितना बैंक से लिया हुआ है, सब दिखाइए कितनी हमारी करंट लायबिलिटी कहाँ से आई है। तो नोट्स टू अकाउंट इसलिए होते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि बैलेंस शीट में तो भाई सीधा लिखा होता है करंट लायबिलिटी 5 लाख की है, ठीक है। ये समझ गए, ये लास्ट ही क्वेश्चन होगा। हाँ लास्ट क्वेश्चन है भाई, आपके 15 मार्क्स बिल्कुल कंफर्म ही हो गया, बिल्कुल एंड में आ गए हैं बिल्कुल हम, ठीक है। अब आते हैं इस पे, डिफरेंस बिटवीन एनुअल रिपोर्ट एंड फाइनेंसिंग रिपोर्टिंग, ठीक है। क्या होती है एनुअल रिपोर्ट और फाइनेंसिंग रिपोर्टिंग। एनुअल रिपोर्ट तो मैंने आपको ऊपर बताया दिया, एनुअल रिपोर्ट क्या होता है, साल में एंड के आपकी बनाई जाती है, ये लिखा भी होगा। ए डिटेल डॉक्यूमेंट पब्लिश ईयरली कंटेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, इसके अंदर मैनेजमेंट डिस्कशन होती है और अदर इन्फॉर्मेशन होती है, ये मैंने ऊपर बताया भी था आपको। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या होती है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है।
फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग, ये चीज़, ठीक है। आप लगा लीजिए ये रिपोर्ट है और ये है रिपोर्ट बनाने का प्रोसीजर, इससे समझ लीजिए आप, ठीक है, समझ गए आप। ये है रिपोर्ट है जिसके अंदर सारी एनुअल स्टेटमेंट है, सारे आपको प्रॉफिट एंड लॉस है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, मैनेजमेंट डिस्कशन है, ये सारे वो है। और इसमें क्या है, इसमें प्रोसेस बताया हुआ है कैसे प्रिपेयर करते हैं हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, समझ गए होंगे आप। इसमें एनुअल रिपोर्ट में क्या होता है, साल के एंड में जो कंपनी पब्लिश करती है, जिसमें बताती है कंपनी कितना हमने प्रॉफिट एंड लॉस कमाया, कितना बनाया, ठीक है। ये सब कंपनी अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट देती है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर क्या होता है, उसमें कंपनी बताती है कि कैसे हमने ये प्रिपेयर करी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, और ये कैसे सारी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमने प्रिपेयर करी है, गैदर करी है, जो आपको दी है, ठीक है। तो आप समझते हैं एक दूसरे से रिलेटेड एक तरफ से, पर डिफरेंस है। ये होता है, ये रिपोर्ट है जो आपको बताती है क्या क्या हमारे पास फाइनेंशियल रिपोर्ट में क्या क्या हमारे पास है, और ये होता है प्रोसेस जो ये चीज़ें बनाता है। इसमें फाइनेंशियल रिपोर्ट दी हुई होती है, ये होता है प्रोसेस जो उसको बनाता है। इसमें बताता है कि क्या प्रोसीजर हमने अप्लाई करा है फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाने के लिए, और इसमें फाइनेंशियल रिपोर्ट दिखाई हुई होती है, ठीक है। कंटेंट क्या होता है, एनुअल रिपोर्ट के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है कंपनी की, अदर रिपोर्ट्स होते हैं जैसे कॉर्पोरेट गवर्नमेंट रिपोर्ट, डायरेक्टर रिपोर्ट, जो मैंने ऊपर बताई भी थी आपको। कॉर्पोरेट गवर्नमेंट रिपोर्ट, ये सारा रिपोर्ट ऊपर जो बताई थी एनुअल रिपोर्ट के अंदर आता है। आपको बताया था मैंने एनुअल रिपोर्ट क्या होती है, साल के एंड में देती है कंपनी सारा कुछ बताने के लिए कि हमारे डायरेक्टर कैसे काम कर रहे हैं, डायरेक्टर रिपोर्ट होती है, कॉर्पोरेट गवर्नमेंट रिपोर्ट होती है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट होती है, जो सारी ऊपर रिपोर्ट मैंने आपको पढ़ाई वो इसके अंदर आती है। ये कंपनी क्या क्या रिपोर्ट है जो एनुअल रिपोर्ट के अंदर आती है, सारी आती है, ठीक है। फाइनेंसिंग रिपोर्ट, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या आती है, फाइनेंशियल से नाम समझ रहे हैं यार, फाइनेंशियल पैसे के रिलेटेड जो भी रिपोर्ट है वो इसके अंदर आती है। पैसे के अंदर कौन सी आती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आती है, जैसे कि बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो, सारा पैसे के रिलेटेड होती है, ये सारी इसके अंदर आती है। और नॉन फाइनेंशियल है ना, जो पैसे के रिलेटेड नहीं है, वो एनुअल रिपोर्ट के अंदर आती है। जैसे कि कॉर्पोरेट गवर्नमेंट रिपोर्ट है, पैसे के अंदर तो नहीं आ रही ना भाई, इसमें सिर्फ ये बताया हुआ कॉर्पोरेट गवर्नमेंट के बारे में बताया हुआ। डायरेक्टर रिपोर्ट, गवर्नमेंट, इसमें डायरेक्टर रिपोर्ट में कोई पैसा तो रिलेटेड नहीं हुआ ना भाई, सिर्फ ये बताया हुआ भाई डायरेक्टर क्या काम करते हैं, डायरेक्टर कैसे डिसीजन लेते हैं, ठीक है। इसमें पैसे की बिना पैसे की बात होती है, इसमें पैसे की बात होती है, क्योंकि उसके नाम में पैसा है भाई, फाइनेंसिंग उसके नाम में ही है, इसमें पैसे की बात होगी, ठीक है। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका पर्पस क्या होता है, पर्पस होता है टू प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन अबाउट कंपनी परफॉर्मेंस एंड एक्टिविटीज टू हिज सेल होल्डर, ठीक है। यही इसका मेन मोटिव है कि भाई इसको बस इसलिए बनाया जाता है ताकि हम इन्फॉर्मेशन दे सकें आउटसाइड पब्लिक को, इन्वेस्टर को, शेयर होल्डर को, बैंक को, कि हमारी कंपनी में जो कैसे काम हो रहा है, कैसे कंपनी की परफॉर्मेंस है, क्या एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है। टू प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन अबाउट कंपनीज परफॉर्मेंस, कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है, कंपनी के डेटर कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, कंपनी की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कंपनी की एक्टिविटी से परफॉर्मेंस क्या है, ये सारा बताना एनुअल रिपोर्टिंग के अंदर होता है। और इसका मतलब होता है भाई आपकी फाइनेंशियल रिजल्ट बताना। आपको बताइए बैलेंस शीट, जैसे कि आपका एग्जांपल बनाना चाहते हैं, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट होता है, इसका काम क्या होता है, ये बनाने का कंपनी का काम क्या होता है, पर्पस क्या होता है, बैलेंस शीट बनाने का, समझ गए होंगे आप। इसका कंपनी का पर्पस यही होता है बनाने का, टू कम्युनिकेट फाइनेंशियल रिजल्ट। ये इसलिए बनाया जाता है ताकि हम बाहर की दुनिया को बता सकें बैलेंस शीट के रूप में कि भाई इतनी एसेट, इतनी लायबिलिटी हमारे पास, इतना प्रॉफिट है, इतना लॉस कमाया हमने इस साल, इतना कैश हम पे आया, इतना कैश हमने पे करा है। तो ये होता है फाइनेंशियल रिपोर्ट जो होती है वो बनाई जाती है कम्युनिकेट करने के लिए, जनरल पब्लिक को बताने के लिए, इन्वेस्टर को बताने के लिए, शेयर होल्डर को बताने के लिए कि हमारी कंपनी ने कितना फाइनेंशियल पैसा कमाया है, कितनी हमारी एसेट लायबिलिटी है, कितना हमने क्या क्या पूरे साल में करा, ये कंपनी को बताने के लिए बनाई जाती है, ठीक है। और एनुअल रिपोर्टिंग इसलिए बनाई जाती है कंपनी की परफॉर्मेंस बताने के लिए, कंपनी के डायरेक्टर क्या परफॉर्मेंस है, कंपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो कर रही है नहीं कर रही है, परफॉर्मेंस आती है। यूज़र कौन होते हैं, यूज़र मेनली सेम ही होते हैं, इनके पर थोड़ा सा डिफरेंस होता है। यूज़र आपको पता होगा भाई, कंपनी के अंदरूनी मामले को जानने के लिए कौन इंटरेस्टेड होता है, इन्वेस्टर होता है ना, ये लिखा शेयर होल्डर, इन्वेस्टर, एम्प्लॉयज़ भी जानते हैं कंपनी के अंदर भाई कंपनी में क्या हो रहा है, क्योंकि एम्प्लॉयज़ को भी नज़र रखनी पड़ती है, क्योंकि आपको पता होगा ये पूछा भी जा सकता है कि एम्प्लॉयज़ क्यों नज़र रखता है कंपनी के फाइनेंशियल एनुअल रिपोर्ट पे। तो बताओ क्यों रखते हैं भाई, क्योंकि एम्प्लॉय कंपनी के, आप कंपनी में काम करते हो तो भाई नज़र रखोगे ना भाई कंपनी प्रॉफिट कमा रही है नहीं कमा रही, कंपनी के पास ज़्यादा लोन तो नहीं होगा कंपनी के सर पे, आपको पता आप नौकरी कर रहे हो, कुछ भी कंपनी पर दिक्कत आई समझ लो आपके पेट पर लात लगेगी, आपकी नौकरी जाएगी, ठीक है। तो आपको एम्प्लॉय जो होता है वो कंपनी के एनुअल रिपोर्ट के प्रॉफिट एंड लॉस सब कुछ देखता रहता है, बैलेंस शीट देखता रहता है, ताकि उसको भाई एक कन्फर्मेशन रहे कि हाँ कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, मतलब मेरी जो नौकरी है, मेरी जो जॉब है वो सिक्योर है क्योंकि कंपनी प्रॉफिट कमा रही है। और ये भी दिमाग में लेके होता है, अगर वो देख रहा है फाइनेंशियल रिपोर्ट तो उसको ये पता लगता है अगर भाई कंपनी लॉस कमा रही है तो उसको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा कि भाई कंपनी कभी भी मेरे को किक आउट कर सकती है, कभी भी निकाल सकती है, ले ऑफ कर सकती है। तो भाई एम्प्लॉय भी नज़र रखते हैं कंपनी के ऊपर, कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, क्योंकि उनको वो भी उसी में काम कर रहे हैं भाई, उन कंपनी की परफॉर्मेंस डायरेक्टली रिलेटेड है उनकी जॉब से। कंपनी परफॉर्मेंस अच्छी हुई तो उनको भी जॉब मिलती रहेगी, ये जॉब करते रहेंगे, कंपनी परफॉर्मेंस खत्म हुई ब्रांच बंद हो जाएगी, इनकी जॉब चली जाएगी, ठीक है। और गवर्नमेंट में देखते हैं, पब्लिक भी देखती है, आम जनता भी देखती है, सरकार भी देखती है कि कंपनी के अंदर कैसे कैसे काम हो रहा है और कौन कौन क्या क्या काम कर रहा है, ठीक है।
और ये किस लिए इशू करी जाती है? ये इशू करी जाती है मैनेजमेंट के लिए, इन्वेस्टर के लिए, क्रेडिटर के लिए, रेगुलेटर के लिए, ठीक है, समझ गए होंगे। रेगुलेटर के लिए आपकी ये चीज़ फाइनेंशियल रिपोर्ट किस लिए है? मैनेजमेंट ताकि पता लगा पाए भाई कितना हमने, जैसे कंपनी की मैनेजमेंट है, आप लगा लीजिए आप जोमेटो के मालिक कमेंट, आप जोमेटो के मालिक नहीं है, जोमेटो के मैनेजमेंट में, जोमेटो के कंपनी के अंदर मैनेजमेंट का काम करते हैं। तो ये जानने के लिए मैनेजमेंट भी बनाती है कि पता करने के लिए भाई जो हम पूरे साल से हमने काम करा उससे हमने कितना प्रॉफिट एंड लॉस, कितनी लायबिलिटी बनाई है, कितने एसेट बनाई है, ये जानने के लिए मैनेजमेंट भी देखती है भाई कंपनी ने कैसा परफॉर्म करा है। इन्वेस्टर भी देखते हैं कंपनी ने कैसा परफॉर्म करा, ताकि जब भी इन्वेस्ट करें कंपनी में। क्रेडिटर, जिससे आपने पैसा ले रखा, क्रेडिटर वही होते हैं जिसको आपको पैसे देने होते हैं, समझ रहे हैं ना। क्रेडिटर वही होते हैं जिसको आपको पैसे देने होते हैं, ठीक है, क्रेडिटर है वो आपकी कंपनी का। तो क्रेडिटर भी इसीलिए देखते रहते हैं भाई कि आपको आप जैसे आप क्रेडिटर हैं किसी कंपनी के, आपको ये देखते रहेंगे ना भाई कंपनी की, भाई मेरे को जोमेटो से पैसे लेने हैं, जोमेटो कंपनी से मेरे को 1 करोड़ रुपये लेना है, तो आप देखते रहेंगे ना भाई उनकी फाइनेंशियल रिपोर्ट अच्छी नहीं अच्छी, कहीं पता लगे आपने देखा ही नहीं, वो लॉस में चली गई, वो कंपनी बंद हो गई, आपके पैसे मर गए। तो क्रेडिटर भी देखते रहते हैं कि भाई कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, अगर अच्छा परफॉर्म कर रही है तो ठीक है, तो कंपनी क्रेडिटर देखते रहें कि अच्छा परफॉर्म कर रही है, मेरे को पैसा मिल जाएगा मेरा। और कंपनी जैसे क्रेडिटर ने देखा भाई परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, वो तुरंत जाएगा कंपनी के पास, भाई हमारे पैसे हमको दे दो, आपकी कंपनी अच्छी परफॉर्म नहीं कर रही, कभी भी आप बंद करके भाग जाओगे, इसलिए हमें पैसे दे दो। तो क्रेडिटर भी देखते रहते हैं कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है, ठीक है। और रेगुलेटर तो आपको बताएगा रेगुलेटर कौन होते हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशन को रेगुलेट करते हैं। फ्रीक्वेंसी, कब कब ये पब्लिश की जाती है, आपको बताया था मैंने ऊपर भी। एनुअल रिपोर्ट, ये जो एनुअल रिपोर्ट नाम से समझ जाएंगे यार आप, एनुअल रिपोर्ट है ना, एनुअल रिपोर्ट का मतलब, एनुअल का मतलब क्या है, साल में एक बार ना, एनुअली, ठीक है। तो एनुअल रिपोर्ट साल में एक बार पब्लिश की जाती है, वंस ईयर, ठीक है। और ये जो आपकी जो दूसरी होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन बी डन क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअली, ये डिपेंड करता है कंपनी पे। कंपनी का मन में आया, कंपनी ने सोचा भाई हम कंपनी का क्वार्टरली भी करते हैं, मतलब साल में 3 बार भी निकाल लेती है कंपनी की, 4 महीने की अलग रिपोर्ट निकाल दी, 4 महीने की, तो क्वार्टर भी निकाल सकते हैं। कंपनी ने अगर कहा नहीं, ये फॉलो करते हैं कि ना साल में 2 बार रिपोर्ट निकालेंगे, समझ रहे हैं, हाफ ईयरली की अलग रिपोर्ट निकाल देंगे, हाफ ईयरली की अलग निकाल देंगे, पूरे साल में 2 बार निकालेंगे। और ये एनुअली भी हो सकती है, ठीक है। इसमें 3 ऑप्शन होते हैं, क्वार्टरली भी निकल सकती है, ईयरली भी निकाल सकते हैं, हाफ ईयरली भी निकाल सकते हैं। पर इसमें जो एनुअल रिपोर्ट है, के नाम में एनुअल है, तो साल में एक बार ही निकलती है। तो आप सब समझ गए होंगे। अब बात करते हैं PDF कहाँ मिलेगी आपको। मैंने 15 मार्क्स तो 20 मार्क्स तो कन्फर्म करा दिया आपको। PDF कहाँ मिलेगी? PDF अगर आपको चाहिए, इसकी PDF डिटेल्स, PDF है मैंने खुद अपने बनाई हुई, ईजी भाषा में लिख के समझा भी दी है। अगर आपको वैसे ही पढ़ना है तो आप वैसे ही पढ़ सकते हैं इसको, जैसे मेट्रो में आप सेंटर में जा रहे पेपर देने, आपको अगर पढ़ना है तो आप वैसे ही पढ़ सकते हैं। मेट्रो मेरी वीडियो ईयरफोन लगा के देख ली, आपके हाथ में फ़ोन तो रहता है ये सबके हाथ में, ठीक है, तो आप वैसे भी देख सकते हैं। पर अगर आपको है भाई नहीं वीडियो में बार बार नहीं जाना, आपको मेरे को इतनी हिंड्रेंस नहीं लेनी है, मेरे को ये है कि भाई मेरे को PDF मिल जाए, मैं कहीं बैठे बैठे लेटता टाइम, पढ़ता टाइम, उठता टाइम, मेट्रो में ज़्यादा टाइम, सेंटर के बाहर आप PDF स्क्रॉल करके देख लूँ बस। जैसे PDF खोल ली, PDF में मतलब अपने आप रीड कर लूँ, मैं समझता मेरे को आई गया, मैं अपने आप रीड कर लूँ। उसके अगर आपको PDF चाहिए तो आप कमेंट में, आपको एक कमेंट पिन मिल जाएगा मेरा, ठीक है, उसमें भाई आपको बता दूँ मैं, पहली बात तो ये PDF जो है पेड है, क्योंकि पेड इसलिए है भाई, मैं बता दूं मैंने पैसे कमाने के लिए नहीं करी है। ये पूरी PDF देख सकते हैं आप, 17 पेज की PDF है, आपको सिर्फ मैंने 1 यूनिट कराई है, अभी ऐसे 4 यूनिट और है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे यार, इतना लिखने में बहुत पैसा लगता है, मतलब उसको पैसे देना पड़ता है भाई। नोट जो टाइप राइटर होता है, जो पूरे नोट से टाइप करता है, मैंने तो भाई लिख के उसको ड्राफ्ट दे दिया था, उसने जो पूरा टाइप करा है, उसने जो पूरी रिसर्च करके इसको लिखा, मतलब मैंने उसको लिख कर दिया है, उसने जो पूरा टाइप करा, टाइपिंग कॉस्ट जो है मैं सिर्फ उसी को चार्ज करूँगा, ठीक है। कमेंट में आपको लिंक, कमेंट में आपको मैंने अपनी Gmail ID दे दी है, आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं मेरी Gmail ID पे, अगर आपको परचेज़ करनी है तो। ये परचेज़ के पैसे बता दूँ मैं कितने, तो भाई ये सिर्फ 49 रुपीज़ में मैं दे रहा हूँ। वैसे तो ये 200-300 रुपये का सामान मैं बेच सकता था, पर मैंने सोचा यार आपका एग्जाम है, आपको इंपॉर्टेंट चाहिए होते होंगे, आपके काम है, आप कॉलेज के बच्चे, आप, इतना पैसा भी आपके पास नहीं आ सकता, 200-300 आप मेरे ऊपर खर्च करो, तो सिर्फ मैंने इतना तो कर सका। 50 रुपये तो आप दे सकते हो अपने करियर के लिए, अपने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के उस पास होने के लिए, ठीक है। इसलिए सिर्फ मैंने बहुत मिनिमल प्राइस रखे हैं, बहुत मिनिमल प्राइस 50 रुपये, मैंने 49 रुपीज़ रखे हैं। अगर आपको परचेज़ करनी है, कमेंट में आपको मेरी Gmail ID मिल जाएगी, उस पर आप मेल कर देना, ठीक है। मेल पे हम बातचीत कर लेंगे, पैसे के लेन देन कर लेंगे, और वहीं मैं आपको बाय रिस्पेक्ट आपको PDF हैंड ओवर कर दूँगा, ठीक है, PDF सेंड कर दूँगा हाथों हाथ, ठीक है। तो ऐसे ही और भी एग्जाम के वीडियो डालने वाला हूँ, और भी ऐसे एग्जाम आएंगे, उसकी मैं ऐसी वीडियो डाल दूँगा, कैसे कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आते हैं प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको मैं बता दूँगा, जिसको आप पढ़ सकते हैं और पास हो जाएंगे एग्जाम के आखिरी दिन पढ़ के भी, ठीक है। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को ऐसे अपडेट्स के लिए और ऐसी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए।